नाउ स्टूडेंट्स, एटम एंड न्यूक्ली में से क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले जिजर एंड मार्डसन ने किया था। मार्डसन एंड जिजर वाज द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे और इन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल लगा ली थी, गोल्ड फॉइल लगा ली थी और उसके आसपास अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने बॉम्बार्ड किए थे। तो इन्होंने देखा था कि जो गोल्ड फॉइल है वो सेंटर मोस्ट पार्टिकल तो 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते चले जा रहे हैं, काफी कुछ स्ट्रेट भी चले गए। मतलब इनका कहना, मतलब इनका ऑब्जर्वेशन ये था, वो ऑब्जर्वेशन बुलेट पॉइंट्स में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपके पास भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग आएगी तो इसी तरीके से सेम आपको लिखना है, कुछ और नहीं करना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले क्या इन्होंने ये बोला कि बहुत ही रेयर मतलब 1/10⁸ इलेक्ट्रॉन में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 पे रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ जो हमारा एटम था वो क्या था, ब्लैंक था, उसमें कुछ था ही नहीं। न्यूक्लियस में ही सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट करने की पावर थी। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर थी जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। वो चीज क्या थी? पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो कैसा होगा हमारे पास? वेकेंट होगा। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये some of them deflected through small angles and few alpha particle 1 in 1000 deflected through 90 डिग्री और मोर देन दैट। 90 डिग्री से या 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री का एंगल, देखिए जहां ऐसा रहा है डिफ्लेक्ट ऐसा हो गया तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ने बनाया एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक बाय 180 डिग्री। दिस इज ये 1000 है, देन मेक इट 10⁶। तो बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल जो थे वो 180 डिग्री पर रिटर्न होकर वापस आए। द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। What is theta? The theta is deviation from the principal axis, deviation of the charged particle from its principal axis, that is known as theta. Basically, it if the T is the thickness of the foil and N is the number of alpha particle, means thickness of the foil हमने मान लिया T है और N number of the particles हैं, तो N और T का जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? N और T का जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब सोचिए कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बॉम्बार्ड किया गया, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव का, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव का है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 K/r²। लगा दीजिए, कहाँ लगेगा? Q1 पहले का चार्ज मतलब गोल्ड फॉइल, Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2e divided by R naught. R naught square means that is the square. So this is the alpha particle charge. Now this is the force, but when this force will start acting as a zero, means कब ये फोर्स खत्म हो जाएगा? भाई ये तो फोर्स है ना, और यहां पर ये भागता हुआ आएगा तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जरा देखिएगा, ये इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और फोर्स और काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो इस फोर्स को हम वर्क डन में ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होता है Q1 इंटू Q2 4πε0r। तो हमने वही वर्क डन लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिए। फोर्स को क्या करेंगे? वर्क डन में ट्रांसफर करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखेंगे। तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है R नॉट, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका फॉर्मूला आ गया है, और इसका फॉर्मूला क्या है? ये इसका फॉर्मूला। देखिए R नॉट मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया। ये V क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया।
इम्पैक्ट पैरामीटर पे आते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या कहता है। कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो मतलब सेंटर मोस्ट लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके पैरेलल जो लाइन होती है, इसके ऊपर जाके ये डेविएट हो रहा है, तो यहां से कितनी दूर है वो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर है। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना ज्यादा थीटा होगा। समझिए जरा, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना ज्यादा थीटा होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाय 2। कॉट क्यों लिखा है? उल्टा। तो वी कैन से कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा बाय 2। मींस जितना ज्यादा थीटा होगा उतना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, और जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा थीटा होगा डेविएशन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में आपको यही मेनली लिखना है। समझिए, तो इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल एक्सिस, और वी कैन से प्रिंसिपल एक्सिस, अप टू द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग डेविएटेड, दैट इज नाउ रदरफोर्ड। अब जब ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट्स थे, तो इनके एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक थ्योरी प्रपोज कर दी। वो थ्योरी प्रपोज क्या थी हमारे पास, जरा देखते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज बंद है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है, 1 फर्मी का है। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस दे दिया, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। और एटम का कितना दे दिया, 10⁻⁻10। दिस इज फॉर एटम। और उन्होंने बोला कि most of the mass, at least 99.95, and all the charge of an atom concentrated in a very small region is known as atomic nucleus. Why very small? कि ऑलरेडी ये 10⁻⁻10 है, और इसको भी और छोटा कर दें 10⁻⁻15, तो दिस विल बी द एक्चुअल अमाउंट वेयर पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स। और ये रीजन कैसा हो गया, बहुत स्मॉल रीजन हो गया। बहुत स्मॉल रीजन हो गया तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कैसी हो जाएगी हमारे पास, बहुत जबरदस्त हो जाएगी। न्यूक्लियर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स साइज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 1 फर्मी। द न्यूक्लियर ऑक्युपाइज अबाउट 10⁻⁻112 of the total volume of the atom or less. In an atom there is a maximum empty space and the electrons revolves around the nucleus. वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, और मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सन के आसपास कुछ प्लैनेट्स मूव ऑन करते हैं, बिल्कुल सेम इन दैट फेज। अब कह रहे कि इसके बाद भी, इतना सब एक्यूरेट बताने के बाद भी रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो गई। फेल क्यों हो गई, उसके 3 मेन रीजंस। कि फर्स्ट, रदरफोर्ड की थ्योरी ने ये बोला कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम का स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो सन के तरीके से गोल गोल घूमेगी। तो जब गोल गोल घूमेगा तो कोई भी चीज गोल गोल घूमेगा, उसका एनर्जी कोलैप्स होगा। जब एनर्जी कोलैप्स होगा तो वो सर्कुलर ना होके स्पाइरल होके यहीं पर कोलाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस में कोलाइड नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसी भी तरीके से। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूअस वेयर एज प्रैक्टिकल इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। कह रहे हैं कि भैया लगातार एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है हमें, कहीं कहीं पे ब्लैंक स्पेस मिल रही है, और उसको भी ये डिस्कस नहीं कर पाए, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। नाउ इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है किस फॉर्मेट में, जिसे हम बोलते हैं KLMN शेल, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए ये रदरफोर्ड की थ्योरी फ्लॉप हो गई। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर।